वेलकम टू एग्जाम्स और स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय समावेशी शिक्षा को। इस वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा के पूरे महत्वपूर्ण पार्ट को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। चलते हैं, देख लेते हैं। वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम्स और स्टडी में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। डीएलएड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलेंगे अपने पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जो है, परामर्श की दो विधियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यानी कि 17-18 में आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। पहली विधि आपकी होती है निर्देशात्मक परामर्श और दूसरी होती है अनिर्देशात्मक परामर्श। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का अर्थ आपको बताना है। अगर बात करेंगे समावेशी शिक्षा के अभिप्राय की, तो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार की अवरोध पैदा ना कर सके। अगर बात करेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, चाहे आपके मूक बधिर बालक हों, चाहे श्रवण बाधित बालक हों, चाहे आपके पिछड़े बालक हों, सारे के सारे जो हमारे हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने एक रूल बनाया था समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन सभी जो बालक हैं, चाहे मूक बधिर हों, चाहे श्रवण बाधित हों, चाहे आंखों से नहीं दिखाता, सभी को एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यही हमारा समावेशी शिक्षा कहता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। अगर बात करेंगे मंद बुद्धि बालकों की, तो देख लेते हैं। मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, यानी कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि IQ स्तर होता है वो सामान्य बालकों से कम होता है। आगे देख लेते हैं। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। जो उनकी जन्मजात यानी जन्म से ही उनकी जो क्रियाएं होती हैं सामान्य बालक से ही कम होती हैं। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार कम होता है, यानी कि उनकी जो मेमोरी होती है ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख सकती है। ये किसकी है, ये किसकी विशेषता है? ये है मंद बुद्धि बच्चों की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर बात करेंगे निर्देशन की, तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन क्या है? एक व्यक्तिगत कार्य है जिस किसे दिया जाता है, ये शिक्षार्थियों को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उसकी समस्याएं हल हो सके या वह अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर सके। निर्देशक समस्याओं का समाधान एवं स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति या उन समस्याओं का स्वयं सुलझा सकता है। यानी कि इस तरीके की सलाह देता है, इस तरीके का निर्देशन देता है कि वो इस रास्ते पे चलकर अपना रास्ता यानी कि अपनी जो समस्या है अपने आप हल कर सकता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, वंचन का अर्थ बताइए। अगर बात करेंगे वंचन की, वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित, यानी कि वो बालक जो समाज से वंचित होते हैं या अर्थव्यवस्था से वंचित होते हैं, यानी कि जिनको पैसे की कमी से वंचित हों या फिर सामाजिक क्रियाओं से वंचित हों या फिर पारिवारिक से वंचित हों, ऐसे बालक क्या होते हैं? वंचित होते हैं। वंचन का अर्थ हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं। अगर बात करेंगे समस्यात्मक व्यवहार की, तो पहला हो जाएगा आपका आनुवांशिक कारण हो जाएगा। पहला आपका है आनुवांशिक कारण, यानी कि बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, यानी कि इसका एक आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। दूसरा आपका कारण जो है शारीरिक कारण, यानी कि जो आपका शारीरिक कारण कैसा हो सकता है, यानी कि बहरापन, यानी कि जो बालक को कम सुनाई पड़ता है तो उसको सीखने के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपका अंधापन हो जाएगा, आपका गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, ये भी बहुत सारी समस्यात्मक व्यवहार के कारण हो सकते हैं। चलेंगे अपने संवेगात्मक कारण पर। संवेगात्मक कारण जो हमारा है, संवेगात्मक कारण का सबसे मेन है अंगूठा चूसना हो गया। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे से लेकर बड़े तक भी अंगूठा चूसते रहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, शायद आपने देखा होगा। बिस्तर गीला करना, यानी कि बहुत
सारे बच्चे गीला करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इसमें प्रॉब्लम होती है, बीमारी बोलते हैं, वो हो जाता है। आगे देखते हैं चिड़चिड़ापन, यानी कि बहुत सारे बालकों को चिड़चिड़ापन भी होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट को, सामाजिक कारण, यानी कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव। क्या हो गया? उचित देखरेख का अभाव, यानी कि सामाजिक स्थिति में उचित देखरेख का अभाव होता है। माता पिता के मध्य टूटते संबंध, यानी कि माता पिता से संबंध को टूट जाना, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि, यानी कि आपके घर में जो पारिवारिक बड़े लोग हैं उनकी बुरी आदतों से भी आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? अगर बात करेंगे सामाजिक निर्देशन की तो इसका अर्थ क्या होता है? सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना, अच्छे मूल्यों को सीखना ही सामाजिक निर्देशन होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। अगर बात करेंगे 2 विधियों की तो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। इसमें आपको हमने 5 दी हुई हैं, इसमें आप इसमें कोई भी 2 लिख सकते हैं। अगर पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप 2 विधियां लिख सकते हैं। पहली आपकी हो जाएगी व्यक्तिगत तालिका सेवा, दूसरी हो गई सूचना सेवा, और तीसरी होगी परामर्श सेवा, और चौथी हो गई स्थापन सेवा, और 5वीं हो गई अनुवर्तन सेवा। ये आपकी हो गई 5 विधियां, यानी कि क्वेश्चन में आपको 2 विधियां पूछी जाएंगी, लेकिन आप 2 तो लिख ही दें। अगर 3 लिख दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 2 कम से कम 2 तो लिखनी ही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? अगर बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों को तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि समान बालकों से अधिक होती है। किससे? समान बालकों से अधिक होती है। और बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। वे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं किनकी? जिनका IQ 140 से अधिक होता है और समान बालकों से भी उनकी बुद्धि अधिक होती है। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है, यानी कि कुछ प्रतिभाशाली बालकों की 180 से 90 तक भी हो सकती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अगर बात करेंगे समावेशी शिक्षा की तो इसका अभिप्राय हो जाएगा कि छात्रों का सार्थक शिक्षा गुणवत्ता पर्यावरण उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करे। यानी कि इसमें यह बताया गया है, चाहे श्रवणबाधित बालक हो, चाहे मूकबधिर हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, इस तरीके से उसको पढ़ाया जाए कि वो अपना जीवन यापन है खुद सफल कर सके, क्योंकि परिवार पर कोई भी डिपेंड हमेशा नहीं रह सकता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, अवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? अगर बात करेंगे अवंचित बालकों की तो इसका अभिप्राय क्या होता है, बात करते हैं, देख लेते हैं। अवंचित बालक वे जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उन्हें श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हों, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अवंचित होते हैं। यानी कि ऐसे बालक जो आर्थिक रूप से वंचित हों या सामाजिक रूप से वंचित हों, उसके अलावा सांस्कृतिक सुविधाएं ना मिल रही हैं, वो कौन होते हैं? अवंचित बालक के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अगर बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की, जैसा कि आपको ऊपर मैं बता चुका हूं, इनकी बुद्धि लब्धि जो आपकी होती है 140 से अधिक होती है। कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। और कुछ बालकों की जो है 120 से अधिक होती है, और कुछ जगह आपको 180 से अधिक भी मिल जाएगा, यानी कि 180 से 190 तक बीच भी होती है। ऐसे बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? अगर बात करेंगे दृष्टिबाधित बालकों की तो उनकी शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए? दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित संयोजन स्थापित कर सकें। किसमें समुचित संयोजन स्थापित कर सकें? किसमें? समाज में दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है, यानी कि जो बालक देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि उपलब्ध कराई गई। एक लिपि कैसी होती है? इसमें 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेत माध्यम से लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। यानी कि इसमें 6 उभरे हुए बिंदुओं का एक यंत्र होता है, जिसमें जो दृष्टिबाधित यानी कि अंधे बालक होते हैं वो आराम से इसको स्पर्श करके पढ़ते हैं, यानी कि स्पर्श से ही उस शब्द को समझते हैं। दोनों हाथों की अनामिका के अग्र भार से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को
संकेतों को जाना जाता है, यही इसका अर्थ हो गया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाना है आपको। बात करेंगे बुद्धि लब्धि की, तो बुद्धि लब्धि बालक व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। यानी कि जो बुद्धि लब्धि है आपकी व्यक्ति की सामान्य योग्यता का विकास को बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक मानसिक योग्यता में किसी गति से विकास हो रहा है। देख लेते हैं आगे, जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष हो, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 125 हो जाएगी। इसका फार्मूला भी हम एक क्वेश्चन में आपको पहले करा चुके हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। विशिष्ट बालकों की अगर बात करेंगे, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं, वे कक्षा के समान स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं, बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंद बुद्धि भी होते हैं। यानी कि विशेष के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि भी आते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार की विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1 विभिन्नता हो गई, उसमें विचलन होता है, आयाम होता है, नियमित शिक्षण होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख आपको करना है। अगर बात करेंगे इन बालकों की, तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा शाब्दिक, दूसरा हो जाएगा अशाब्दिक और तीसरा हो जाएगा शाब्दिक एंड अशाब्दिक, यानी कि दोनों इसमें हो जाएंगे। समान सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण, ये आपके इसमें प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। अगर बात करेंगे शैक्षिक पिछड़ेपन की, तो इसके 2 प्रमुख कारण हो गए, निम्न सामान्य बुद्धि हो जाएगी और परिवार का वातावरण भी इसमें मेन रोल निभाता है। देख लेते हैं इनके अतिरिक्त शारीरिक दोष हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा, परिवार की निर्धनता आदि कारण भी हो सकते हैं। यानी कि शारीरिक दोष भी हो सकता है। शारीरिक दोष ऐसे हो गया जैसे किसी बालक को सुनाई नहीं पड़ता है, या देख नहीं सकता है, या वो बोल नहीं सकता, ऐसे आपके शारीरिक दोष हो जाएंगे। वंशानुक्रम यानी कि उनके माता पिता से जो पीढ़ी दर चली आ रही समस्या वो हो जाएगी। पारिवारिक निर्धनता यानी कि गरीबी, ये कारण भी हो सकती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। अगर बात करेंगे समस्यात्मक बालक की, तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलने वाला। ऐसे बालक यानी कक्षा में जो अध्यापक को परेशानी करते हैं, समस्या करते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, क्लास में लड़ जाना, ऐसी जो समस्या करते हैं ये बालक कैसे होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बाल अपराध रोकने के हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए। बाल अपराध का देख लेते हैं। घर, विद्यालय तथा समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। आगे देख लेते हैं साधन घटना जुटाना बाल अपराध रोकने की हेतु आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया, यानी कि छात्रों या बालकों को अपराधियों से दूर रखना और उनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उपलब्ध हो जाए तो वो लोग चोरी नहीं करेंगे या बाल अपराध नहीं करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। अगर बात करेंगे निर्देशन की, तो इसका आंसर देख लेते हैं। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या प्रेरित किया जाता है? निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति इन समस्याओं को सुलझा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऊपर दूसरी तरीके से बता चुका हूं, यानी कि क्वेश्चन बार बार आता रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा समान शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। अगर बात करेंगे समावेशी शिक्षा की और आपकी सामान्य स्कूल की शिक्षा हो गई, कैसे अलग होती है इसके बारे में देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है, जैसे कि आपके श्रवणबाधित बालक हो गए, मूक बधिर बालक हो गए, या प्रतिभाशाली बालक हो गए, इनके लिए होती है, या फिर पिछड़े बालक हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गए, इनके लिए आपकी जो है समावेशी शिक्षा होती है। और आगे देख लेते हैं, यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती, यानी कि सामान्य बालकों के लिए समावेशी शिक्षा नहीं होती है। समावेशी शिक्षा समान बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है।
इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो समान बालकों के कार्यक्रम के साथ विशिष्ट भी होते हैं। यानी कि इसमें ऐसे घटकों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य स्कूल में उन घटकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखना है। आपकी बात करेंगे निर्देशन की, तो इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा स्कूल में समायोजन सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा हो जाएगा छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देख लेते हैं। डॉक्टर जुआल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, वो क्या होता है, परामर्श किसी ना किसी व्यक्ति से वो लेता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आ गया निर्देशन का क्वेश्चन, यानी कि निर्देशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन अवश्य आते हैं और इसलिए बार बार दिया गया। देख लेते हैं निर्देशन और परामर्श में आपको अंतर बताने हैं। बात करेंगे निर्देशन और परामर्श की, तो पहला अंतर देख लेते हैं। पहला दिया इसमें है, निर्देशन सामूहिक एवं व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर बात करेंगे निर्देशन की, तो ये सामूहिक होगा या व्यक्तिगत भी हो सकता है, यानी कि कक्षा में सामूहिक दिया जा सकता है या फिर एक बालक को भी दिया जा सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। यानी कि अगर परामर्श आप देंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति को देंगे, और निर्देशन आप समूह में भी दे सकते हैं या एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा, निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन में यानी कि उसकी समस्या हल नहीं की जाती, उसको समस्या समाधान योग्य बनाया जाता है कि वो समस्या खुद अपनी सॉल्व कर सके, इसमें हो जाएगा। जबकि परामर्श के माध्यम व्यक्ति का आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाया जाता है, लेकिन परामर्श में उसका आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। यही आपके अंतर हो गए। चलेंगे पर्यवेक्षण की ओर, देख लेते हैं पर्यवेक्षण में क्या पूछा गया है। पर्यवेक्षण के दो प्रकार आपको बताने हैं। देख लेते हैं। पहला पर्यवेक्षण इसने दिया है निरीक्षणात्मक अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण। देख लेते हैं इसके बारे में। ये पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में क्या दिया है, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के लिए निराकरण में सहयोग देता है। ये हमारा हो गया नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डाइट के दो विभागों के नाम लिखने हैं आपको। डाइट के दो विभाग कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, जिसको हम बोलते हैं PSTE, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय, ये हो गया IFIC, इसका नाम हो गया शॉर्टकट IFIC। चलेंगे परामर्श का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। परामर्श के कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखने आपको हैं। बात करेंगे अगर परामर्श की, तो परामर्श की परिभाषा आपको लिखनी है। रॉबिन्स के अनुसार, ये कौन है, मनोवैज्ञानिक है रॉबिन्स, उनके अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं एवं वातावरण के मध्य प्रतिभाशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। ये हमारी हो गई परामर्श की परिभाषा हो गई, किसके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार। चलेंगे बागदोश की तरफ, देख लेते हैं बागदोश क्या होता है और इसके 6 प्रकार देख लेते हैं। जैसा कि आपको हमने ऑप्शनों में पढ़ाया था, 6 प्रकार में आपको कुछ प्रकार हमने इसके बताए थे। बात कर लेते हैं बागदोश की, तो विकलांग बालकों में बाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। बाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते हैं अथवा देर से समझते हैं। बोलने के दोष प्रमुख हैं। पहला आपका हो जाएगा उच्चारण संबंधी दोष, दूसरा हो जाएगा देर से बोलने के दोष, और तीसरा हो जाएगा हकलाना, और चौथा हो गया ओष्ठ विकृति, आवाज की समस्या, आपका छठा हो जाएगा श्रवण विकृति। यही हमारे बागदोश के 6 प्रकार हो गए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखने हैं आपको। बाल अपराध की अगर बात करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा पारिवारिक कारण, यानी कि पारिवारिक में ऐसी समस्याएं कुछ होती हैं उस कारण बाल अपराध करते हैं बालक। और दूसरा हो जाएगा भौतिक वंशानुक्रमण, यानी कि भौतिक वंशानुक्रमण ऐसा हो गया, यानी कि जो कार्य क्रियाएं परिवार में चल रही हैं या समाज में चल रही हैं या उसके खुद के अंदर हो रही हैं, उसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है या अपराध हो सकता है। चलेंगे डाइट के
कोई दो उद्देश्य आपको बताने हैं, देख लेते हैं। डाइट के उद्देश्य यानी कि जो आपका जिला प्रशिक्षण केंद्र होता है जिले में, उसके दो उद्देश्य क्या होते हैं। पहला होता है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, और दूसरा हो जाएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच दूरी घटाकर इनमें एकात्मक स्थापित करना। ये आपके दो उद्देश्य हो गए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला है, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताने हैं। अगर बात करेंगे विद्यालय पर्यवेक्षण के दो क्षेत्रों की, तो ये आपके हो जाएंगे पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, और दूसरा हो जाएगा पर्यवेक्षण की मार्ग दर्शन संबंधी भूमिका। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव आपको बताने हैं। देख लेते हैं। पहला सुझाव दिया है, सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की जांच करे। तो दूसरा हो जाएगा, देख लेते हैं दूसरे के बारे में क्या दिया है। निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभवों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये आपके दो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार आपको बताने हैं। पहला हो जाएगा सामान्य अधिगम अक्षमता हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा जटिल अधिगम अक्षमता। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। धीमी गति के सीखने की अगर बात करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा आर्थिक परिस्थिति, यानी कि आपकी घर की आर्थिक परिस्थिति अगर जिसकी बालक की सही नहीं होगी तो ये भी हो सकती है। दूसरा है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, यानी कि जो परिवार के सदस्यों का है जो मानसिक स्तर है, यानी कि स्लो होगा या फिर कोई भी उसमें पढ़ा लिखा नहीं होगा। और तीसरा देख लेते हैं, संवेगात्मक घटक हो जाएंगे, और चौथा हो जाएगा व्यक्तिगत घटक। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा, यानी कि जो बालक देख नहीं सकता है अध्यापक कैसे पहचानेगा। देख लेते हैं। अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों की आसानी से पहचान सकता है, और दूसरा हो जाएगा दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच कराकर की जा सकती है। यानी कि जिनको बहुत कम समस्या होती है उनको तो चिकित्सा जांच से ही करा पाएगा, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं दिखा सकता देख पाता है उसको तो ऐसे ही कोई भी चेक कर सकता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं, यानी कि समावेशी जो बालक हैं उनका प्रकार कैसे होते हैं, मतलब किस किस प्रकार के समावेशी बालक उसमें सम्मिलित होते हैं। शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अवंचित वर्ग जैसे कि हो गया भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। ये सभी बालक समावेशी बालक होते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, अपवंचन क्या है, आपको बताना है अपवंचन क्या है। अपवंचन गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं का न्यूनता है। क्या है? न्यूनता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शैक्षिक समावेशन से आपका क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं, यानी कि जिनकी मानसिक प्रॉब्लम होती है, मानसिक रूप से मंद होते हैं, कौन से बालक होते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं। औसत से कम मानसिक योग्यता, यानी कि जो औसत वाले बालक होते हैं, यानी कि सामान्य बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच होती है, या 100 के बीच होती है, या 120 के बीच होती है। यानी कि तीनों ऑप्शन आपको कहीं कहीं पर पूछ दिए जाते हैं। मानसिक मंद बुद्धि, यानी कि मंद बुद्धि बच्चे की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। इन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की दो विशेषताएं आपको बतानी है, यानी कि जो बालक ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनकी आपको विशेषताएं बतानी है। पहली हो जाएगी दृष्टि बालकों की मानसिक योग्यता हो जाएगी। ये बालक मानसिक योग्यता के दृष्टि में सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। और दूसरा हो जाएगा दृष्टि बालकों की भाषा का विकास जो है, ये भाषा दोषी नहीं होते, सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल हैं। और तीसरा हो जाएगा दृष्टि बालकों के सामाजिक एवं समायोजन संबंधी कार्य हो जाएंगे, इनमें व्यक्ति की समस्याएं आंतरिक नहीं होती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, निर्देशन को परिभाषित कीजिए। निर्देशन आपका बहुत बार पूछा गया है, इसलिए निर्देशन परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट को, परामर्श एवं सहयोग देने वाली किन्हीं दो संस्थाओं के नाम लिखने हैं। यानी कि जो ऐसी संस्थाएं जो परामर्श में सहयोग देती हैं, तो आपकी पहली हो जाएगी मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हो जाएगा, और आपका एक हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि आपका जो जिला में डाइट होता है वो भी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले दो उपकरणों को बताना है। पहला आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि परीक्षण, दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, परामर्श से आप क्या समझते हैं? देख लेते हैं। डॉक्टर जुमाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। अब देख लेते हैं टीएलएम के बारे में। टीएलएम क्या होती है? टीएलएम जो आपकी होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है, यानी कि जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो आपको जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, आपको सामग्री जो छात्रों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है स्कूल में, वो आपकी टीएलएम कहलाती है। जैसे कि आपके उसमें चार्ट हो गया, चाक हो गई, गणित के यंत्र हो गए, ऐसे सारे जो होते हैं आपके टीएलएम के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो गया, परामर्श में सहयोग के संबंध में निरीक्षण तंत्र से आप क्या आशय है? निरीक्षण की इस प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता विद्यालय जाता है और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करता है। यदि उनमें कोई दोष है तो वह उनको ढूंढता है और रिकॉर्ड करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? परामर्श में सहयोग संबंध में निरीक्षण तंत्र का अभिप्राय हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पैनल पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? अगर बात करेंगे पैनल पर्यवेक्षण की, तो कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, उसे हम क्या पैनल पर्यवेक्षण कहते हैं। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।